नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप डर से रूबरू होना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम यहाँ दिल दहला देने वाले पॉडकास्ट अपलोड करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। आज के पॉडकास्ट का शीर्षक है छलावा। प्रिया की जीप के घिसे हुए टायर बजरी भरे रास्ते पर चरमरा रहे थे, धूल उड़ाते हुए जो पहले से ही धुंधली शाम पर एक कफन की तरह जम गई थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी निगाहें अंधेरे होते क्षितिज पर टिकी थीं, जहां पेड़ों की छायाएं चोटिल आकाश को खरोंच रही थीं। उसके पीछे शहर अपने आरामदायक संदेह और तार्किक स्पष्टीकरणों के साथ लाखों मील दूर लग रहा था। वह द्रव्य नामक एक ऐसे दूरदराज के गांव की ओर जा रही थी जो अधिकांश मानचित्रों पर मुश्किल से ही दर्ज था, ताकि छलावा नामक स्थानीय किंवदंती की जांच कर सके। उसके संपादक, एक ऐसे व्यक्ति जो हर छाया में सनसनीखेजता देखते थे, ने उसे कहानी सौंपते समय लगभग लार टपकाई थी। संशयी पत्रकार बनाम प्राचीन बुराई, यह सोना होगा, प्रिया सोना। हालांकि प्रिया को एक और ग्रामीण अंधविश्वास को बेनकाब करने की उम्मीद थी। उसका करियर तर्क पर विश्वास के पतले पर्दों को फाड़कर जादू के पीछे की साधारण यांत्रिकी को उजागर करने पर बना था। भूत, आत्माएं, डरवाने जीव, वे सभी डर और प्रबल कल्पनाओं के उत्पाद थे। यह छलावा एक ऐसी आत्मा जिसके बारे में कहा जाता था कि वह प्रियजनों की आवाजों की नकल करके पीड़ितों को जंगल में लुभाती थी। बस एक और लोककथा थी जिसे स्थानीय विशिष्टताओं के तहत बड़े करीने से दर्ज किया जाना था। गांव खुद मिट्टी की ईंटों के घरों का एक संग्रह था जो एक साथ हडल थे। उनकी फूस की छतें खाली खिड़कियों पर शराबी भौहों की तरह थीं। हवा में लकड़ी के धुएं और नम मिट्टी की गंध घनी थी। जैसे ही प्रिया ने गाड़ी रोकी, कुछ आकृतियां परछाइयों से निकली। उनके चेहरे संदेह और एक ऐसी थकान से भरे हुए थे जो केवल थकान से कहीं अधिक थी। वे पतले थे, उनकी आंखें बहुत चौड़ी थीं, जैसे हमेशा अनिद्रा से ग्रस्त लोगों की आंखें हों। उसकी मेजबान राधा नाम की एक बूढ़ी महिला, जिसका चेहरा झुर्रीदार था, ने उसे हिचकिचाहट भरी मुस्कान के साथ बधाई दी। राधा प्रिया को एक छोटी कम फर्नीचर वाली झोपड़ी में ले गई। उसकी एकमात्र खिड़की घने जंगल की ओर खुलती थी। छलावा, राधा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज खुरदरी थी, जैसे उसने टिमटिमाते हुए तेल का दीपक जलाया यह हाल ही में बेचैन रहा है। प्रिया ने बस एक तंग मुस्कान दी। पहले से ही सामूहिक हिस्टीरिया की शक्ति के बारे में अपना लेख मानसिक रूप से लिख रही थी। पहली 2 रातें शांतिपूर्ण रही। प्रिया ने ग्रामीणों का साक्षात्कार लिया। एक ही जैसी कहानियों की एक परेड, एक लापता बच्चा, एक खोया हुआ पति, सभी आवाज द्वारा लुभाए गए। उसने विसंगतियों, अस्पष्ट समय सारणी, किसी भी ठोस सबूत की कमी को नोट किया। उसने दिन के दौरान जंगल के किनारे तक भी उद्यम किया, लेकिन पत्तियों की सरसराहट और अनदेखी कीड़ों की चहचहाट के अलावा कुछ नहीं मिला। देखा, उसने मानसिक रूप से उपहास किया। बस एक कहानी जो माता पिता अपने बच्चों को भटकने से रोकने के लिए सुनाते हैं। लेकिन तीसरी रात कुछ बदल गया। प्रिया सावधानी से अपने नोट्स टाइप कर रही थी। चाबियों की तालबद्ध क्लिक क्लैक ही दमनकारी चुप्पी में एकमात्र आवाज थी। हवा के एक झोंके ने पतले खिड़की के शीशे को हिला दिया और तेल का दीपक खतरनाक तरीके से टिमटिमाया। फिर उसने सुना, प्रिया,
ये पहले एक फुसफुसाहट थी, नरम और दूर की, हवा में तैरती हुई। प्रिया रुकी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मंडरा रही थीं। वह झुंझलाई। हवा ही होगी, चाल चल रही होगी। प्रिया, ये फिर से आया, इस बार साफ, करीब, और फिर उसका दिल उसकी छाती में बैठ गया। वह रोहन था, उसका छोटा भाई। बहुत जल्दी चला गया। 5 साल पहले एक शराबी ड्राइवर ने उसे ले लिया था। उसकी आवाज उसे इतनी स्पष्ट रूप से याद थी, उसके नाम के अंत में थोड़ी सी ल। जिस तरह से वह हमेशा थोड़ा ज्यादा उत्सुक, थोड़ा ज्यादा आशावादी लगता था। प्रिया, यहाँ आओ। उसकी सांस अटक गई। नहीं, यह असंभव था। ये उसके दिमाग की एक चाल थी, उसके दुख की एक क्रूर गूंज। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, अपने हाथों को अपने कानों पर दबा लिया, लेकिन आवाज चुप्पी में घुस गई, उसकी हड्डियों में गहराई तक समा गई। मैं यहाँ हूँ प्रिया, क्या तुम मुझे याद नहीं करती? एक ठंडी दहशत उसमें समा गई। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये उसकी आत्मीयता थी, विशिष्ट स्वर जो केवल रोहन के पास था। वह खिड़की तक लड़खड़ाई, जंगल के घने अंधेरे में झोंकते हुए। पेड़ कंकालों की उंगलियों की तरह लग रहे थे जो उसे छूना चाहती थीं। उसने अपने दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनी। राधा वहां खड़ी थी, उसकी आंखें प्रिया की ही डर से चौड़ी थीं। तुम सुन रही हो ना? राधा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। छलावा, उसने तुम्हें ढूंढ लिया है। प्रिया को दौड़ने की एक आदिम इच्छा महसूस हुई, जंगल में दौड़ने की, अपने भाई की असंभव वापसी को गले लगाने की। लेकिन उसमें पत्रकार, संशयी, तार्किक मूल ने वापस लड़ाई लड़ी। ये सिर्फ मेरा दिमाग चालें चल रहा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। अगली सुबह प्रिया बिखरी हुई थी। वह सोई नहीं थी, प्रेत की आवाज से टॉर्मेंटेड थी। उसने राधा का सामना किया, जवाब मांगते हुए। ये चीज क्या है? ये क्या चाहती है? राधा उसे गांव के किनारे एक छोटे धूल भरे मंदिर में ले गई, जो मुरझाए हुए गेंदे के फूलों और फीके कपड़ों से सजा था। छलावा, राधा ने समझाया। उसकी निगाहें जंगल पर टिकी थीं। यह जगहों को परेशान नहीं करता बच्ची, यह लोगों को परेशान करता है। यह तुम्हारे भीतर सबसे गहरे दुख, सबसे गहन हानि को ढूंढता है और फिर यह वही बन जाता है। वह प्रिया की ओर मुड़ी, उसकी आंखें एक भयानक दया से भरी थीं। यह दुख पर पनपता है, ये तुम्हें वही वादा करता है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, जो तुम हासिल नहीं कर सकते। प्रिया को डर का एक कंपन महसूस हुआ, एक अलग तरह का डर जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। भूत का डर नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग के उसके खिलाफ होने का डर। तो यह एक मध्य भ्रम है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, एक तार्किक स्पष्टीकरण के लिए हाथ बढ़ाते हुए। राधा ने सिर हिलाया। यह वास्तविक है, लेकिन ये एक दर्पण भी है। ये तुम्हें दिखाता है कि तुम किसका सामना करने से डरते हो। जवाबों की एक बेताब जरूरत से प्रेरित होकर प्रिया ने गांव के इतिहास में गहराई से प्रवेश किया। उसने पुराने रजिस्टर, पीले पड़े स्क्रॉल और फुसफुसाती किंवदंतियों को खंगाला। उसे बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न मिले। छलावा द्वारा लुभाया गया प्रत्येक व्यक्ति हाल ही में एक गहन हानि से गुजरा था। एक बच्चा, एक पति, पत्नी, एक माता, पिता, और जो आवाज उन्होंने सुनी वह हमेशा मृतक की थी। एक प्रविष्टि, कांपती हुई लिखावट में लिखी हुई, ने उसकी आंखें खींची। 12 मई 1978। मेरा बेटा अरुण छलावा के कारण खो गया।
उसकी माँ ने उसे कुएं से बुलाया था। वह 1 हफ्ते पहले ही गुजर गई थी। हमने उसकी माँ का शोक मनाया, लेकिन उसने सबसे ज्यादा शोक मनाया। छलावा जानता था प्रिया के हाथ कांप रहे थे। छलावा सिर्फ नकल नहीं करता था, ये शोषण करता था। इसने कच्चे घाव को, हानि से छोड़े गए विशाल शून्य को पाया और इसे भरने का वादा किया। उसका भाई रोहन, उसने उसकी मौत को कभी पूरी तरह से संसाधित नहीं किया था। दुख एक भारी लबादा था जिसे उसने पहना था, लेकिन उसने उसे काम और संदेह की परतों के नीचे गहराई से दफन कर दिया था। उस रात कॉल पहले करीब आने लगे। प्रिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ बहुत सुंदर है। बस एक और कदम प्रिया, हम फिर से साथ हो सकते हैं। आवाज इतनी वास्तविक, इतनी सम्मोहक थी, इसने उसके दिमाग में ज्वलंत चित्र बनाए। रोहन की आसान मुस्कान, उसका चंचल चिढ़ाना, जिस तरह से वह हमेशा उसे हंसाता था, भले ही वो रोना चाहती हो। वह लगभग उसके हाथ को अपने हाथ में महसूस कर सकती थी। उसने खुद को दरवाजे पर खड़ा पाया। उसका हाथ कुंडी पर था। एक अजीब मादक खिंचाव उसे अंधेरे की ओर खींच रहा था, लेकिन फिर राधा के शब्द उसके दिमाग में गूंजे। यह तुम्हें दिखाता है कि तुम किसका सामना करने से डरते हो। उसे सबसे ज्यादा क्या डर था? एक भूत नहीं, जंगल में एक राक्षस नहीं, उसे अनसुलझे दुख का डर था। अनकही बातों के लिए पछतावे का भारी बोझ, खोए हुए पलों के लिए। उसे डर था कि अपने दर्द को स्वीकार न करके वह किसी तरह रोहन की याददाश्त के साथ विश्वासघात कर रही थी। उसे खुद के उस हिस्से का डर था जो चाहता था बस एक पल के लिए कि वह उसके साथ मिल सके। उसने अपना हाथ कुंडी से खींच लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोलने, मीठे भ्रम में डूबने की इच्छा का विरोध किया। नहीं, वह चिल्लाई। उसकी आवाज खुरदरी थी। तुम वास्तविक नहीं हो, तुम बस एक प्रतिबिंब हो। आवाज रुकी। एक पल के लिए चुप्पी थी, पहले से कहीं ज्यादा गहरी, अधिक गहन चुप्पी। फिर जंगल से एक नई आवाज उभरी। रोहन की आवाज नहीं, बल्कि फुसफुसाहटों का एक कोलाहल, अस्पष्ट फुसफुसाहटों का एक घूमता हुआ भंवर, जैसे हजारों खोई हुई आत्माएं पुकार रही हों और उनके भीतर बुने हुए, मुश्किल से परसेप्टिबल उसके अपने विचारों के अंश थे। उसकी सबसे गहरी चिंताएं, उसके अनकहे डर, अकेले, अनचाहे भुला दिए गए। ये सिर्फ रोहन नहीं था, छलावा उसकी दमित भावनाओं के बहुत कपड़े को प्रतिध्वनित कर रहा था। उसके आंतरिक परिदृश्य को एक श्रव्य भयावहता में बदल रहा था। ये अब उसे किसी प्रियजन से लुभाने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये उसे अपनी ही निराशा में डुबाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया खिड़की से पीछे हट गई, लड़खड़ाती हुई। उसके पैर कमजोर पड़ गए। उसे छलावा की सच्ची भयावहता का एहसास हुआ। यह एक अलग इकाई नहीं थी जो बाहर से हमला करती थी। ये आंतरिक लड़ाई का एक परजीवी प्रकटीकरण था। ये अनकहे, अनसुलझे आत्मा के सड़ते हुए घावों पर पनपता था। उसने बाकी रात एक कोने में सिमट कर बिताई। उसकी आंखें चौड़ी थीं, अंधेरे से बढ़ी हुई अपनी ही चिंताओं के कपटपूर्ण कोरस को सुन रही थी। भोर होते होते थकावट ने उसे घेर लिया, लेकिन उसके भीतर एक नया संकल्प दृढ़ हो गया था। वह उस सुबह द्रव्य से चली गई, एक पौराणिक जानवर के बारे में सनसनीखेज कहानी के साथ नहीं, बल्कि दुख की गहन समझ के साथ। उसने अपना लेख लिखा, लेकिन ये एक अंधविश्वास को बेनकाब करने के बारे में नहीं था। ये मन की शक्ति के बारे में था, अनसुलझे नुकसान के विनाशकारी प्रभाव के बारे में, और
कैसे सबसे गहरे डरावने अक्सर जंगल की छाया में नहीं बल्कि हमारे अपने दिलों के अलिखित कोनों में होते हैं। उसने छलावा को भूत नहीं कहा, उसने इसे प्रतिबिंब कहा। आत्मा को एक भयानक दर्पण दिखाया गया जो किसी को उनके दर्द के बहुत सार का सामना करने के लिए मजबूर करता है। द्रव्य छोड़ने के बाद प्रिया ने रोहन की आवाज फिर कभी नहीं सुनी, लेकिन इस अनुभव ने उसे अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया था। उसने चिकित्सा शुरू की, धीरे धीरे दर्दनाक रूप से, उस दुख का सामना करते हुए जिसे उसने इतने लंबे समय तक दबा रखा था। छलावा का डर बना रहा एक प्रेत दर्द, लेकिन यह अब किसी राक्षस का डर नहीं था। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि कुछ राक्षस किंवदंती से नहीं बल्कि मानव आत्मा के ठीक होने से इनकार करने से पैदा होते हैं। और कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां इस बारे में नहीं होती कि रात में क्या होता है, बल्कि इस बारे में होती हैं कि हमारे भीतर क्या गूंजता है, सुना जाने का इंतजार कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।